हेलो। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस बेस्ड डिज़ाइंस कि अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं जो कि अवेलेबल हैं आपको, मान लीजिए ए बी सी एंड डी, ये 4 क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इनहेरिटेंस बेस्ड डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आप इन क्लासेस को इनहेरिटेंस रिलेशनशिप का यूज़ करते हुए अगर पॉसिबल है इस तरह से अरेंज करें ताकि आपको मैक्सिमम रीयूजेबिलिटी मिल पाए। हम जानते हैं कोड रीयूजेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है और हर डिज़ाइन का, हर प्रोजेक्ट का और हर इंजीनियर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने कोड्स में, अपने प्रोजेक्ट में मैक्सिमम रीयूजेबिलिटी लेकर आए। तो इनहेरिटेंस बेस्ड डिज़ाइन से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अगर हमारे पास ए बी सी डी 4 क्लासेस या एनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं तो उनके बीच में अगर इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है तो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करके हम मैक्सिमम एफिशिएंट डिज़ाइन क्रिएट कर पाए ताकि हमें मैक्सिमम रीयूजेबिलिटी मिल पाए। तो देखते हैं इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक ज़ू है, छोटा प्राइवेट ज़ू है, और मैं आपको उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनवाइट करता हूं, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ताकि मैं अपने ज़ू का प्रॉपरली मैनेजमेंट कर पाऊं। मान लीजिए हाल फिलहाल मेरे पास 2 ही एनिमल्स हैं, एक है मेरे पास लाइन और दूसरा है मेरे पास काऊ। ओके, तो इन एनिमल्स को लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है, सबसे बेसिक तरीका जो हमारे दिमाग में पहले आएगा, बिकॉज वी नो हाउ टू क्रिएट क्लासेस एंड वी नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि जितने भी एनिमल्स हैं इनको मैं एक क्लास की तरह रिप्रेजेंट कर दूं। तो यहाँ मैंने लाइन को एक क्लास की तरह रिप्रेजेंट कर लिया और एक काऊ की तरह रिप्रेजेंट कर लिया। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं, ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने का। सबसे ऊपर वाला जो ये कंपार्टमेंट है, इसमें हम क्लास का नाम लिखते हैं, बीच वाले कंपार्टमेंट में हम डेटा मेंबर्स लिखते हैं क्लास के अगर कोई होते हैं, और सबसे लास्ट वाले कंपार्टमेंट में हम फंक्शंस लिखते हैं, मेंबर फंक्शंस लिखते हैं जो इस क्लास के अंदर होते हैं। तो आप 2 क्लासेस बना लेते हैं, एक लाइन और एक काऊ, और इन दोनों क्लासेस को थोड़ा इनके ऊपर विचार करते हैं और सोचते हैं कि इन लाइन और काऊ क्लास में कौन से मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। तो मेंबर फंक्शन पता करने का तरीका होता है कि आप इन क्लासेस के बिहेवियर के बारे में सोचें। तो लाइन का क्या बिहेवियर होता होगा? एक तो ये बिहेवियर होता होगा कि लाइन खाना तो खाता ही होगा कुछ ना कुछ, तो एक ईट बिहेवियर मिल गया, और दूसरा बिहेवियर मिला हमें स्लीप। इसी तरह से आप काऊ के बारे में भी सोचते हैं तो आप देखते हैं कि काऊ में भी 2 बिहेवियर तो मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो काऊ भी कुछ ना कुछ खाती है और दूसरा वो सोती भी है। तो आपने पता किए कि ईट और स्लीप 2 बिहेवियर होते हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते में एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। इसमें आप अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स से जाके ये पूछते हैं अपनी क्लास के बारे में कि वो एक्चुअली बनवाना क्या चाहता है और रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आप उनसे जाके पूछते हैं कि भाई जो आपके जू में ये लाइन और काऊ हैं, ये सोते कहते हैं, इनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, या जो भी जू ओनर है वो आपको बताता है कि मेरे जू में हर जानवर कम से कम 5 घंटा सोता है। तो आपने कहा ठीक है। फिर आपने पूछा इनके ईटिंग पैटर्न क्या है? तो जू ओनर या फिर मैं आपको बताता हूं कि जो लायन होता है ये नॉन वेजिटेरियन है, तो ये फ्लैश खाता है, और जो काऊ है ये वेजिटेरियन है, तो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट या प्लांट्स को खाती है। तो ये देख के आपने कहा कि एक तरीका तो मेरे पास ये हुआ कि मैं लायन और काऊ 2 अलग अलग क्लासेस बनाऊं, और लाइन के लिए भी ईट को डिफाइन करूं, काऊ के लिए भी ईट को डिफाइन करूं, लाइन के लिए भी स्लीप को डिफाइन करूं, और काऊ के लिए भी स्लीप को डिफाइन करूं। एक बार मान लेते हैं कि स्लीप को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, मैं लिखूंगा वॉइड स्लीप, मेथड बनाऊंगा क्लास के अंदर, लाइन के अंदर भी काऊ के अंदर भी, और इधर लिखूंगा system.out.println स्लीप फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स या फिर 5 आवर्स, ऐसा एक स्टेटमेंट लिख दूंगा और ऐसा मेथड बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं लाइन क्लास बनाऊं अलग से, उसके अंदर भी ईट डिफाइन करूं और स्लीप डिफाइन करूं, काऊ बनाऊं उसके अंदर भी ईट डिफाइन करूं और स्लीप डिफाइन करूं। लेकिन इस अप्रोच में मुझे रीयूजेबिलिटी कहीं नहीं मिल रही। तो एक बेहतर तरीका है कि हम थोड़ा सा विचार करें, थोड़ी सी अकल लगाएं और इनहेरिटेंस बेस्ड डिज़ाइंस की अप्रोच को फॉलो करें, और ये देखें कि क्या हम इनहेरिटेंस का यूज़ करके रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं एनिमल। अब आप समझ रहे होंगे कि ये एनिमल क्लास एक जेनेरिक क्लास है जो कि लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है और काऊ को भी रिप्रेजेंट करती है।
और इस एनिमल क्लास में मैं एक मेथड बनाता हूं स्लीप, और इस मेथड को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूं बिल्कुल इस तरीके से, यानी एनिमल क्लास में मैंने स्लीप मेथड को डिफाइन कर दिया, लिखा स्लीप फॉर 5 आवर्स। इसी के साथ मैं एनिमल क्लास के अंदर एक मेथड और डिक्लेयर करता हूं और उसका नाम रखता हूं ईट मेथड। लेकिन क्योंकि एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आई मीन एनिमल एक जेनेरिक क्लास है, तो मुझे बड़ी मुश्किल आ रही है समझने में कि एनिमल क्या खाता है। मैं ये तो बता सकता हूं कि लायन क्या खाता है, मैं ये भी बता सकता हूं कि काऊ क्या खाती है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता एनिमल क्या खाता है। एनिमल तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मैं ऐसे केसेस में क्या करूंगा, इस ईट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा। आप अब जानते हैं कि किसी क्लास के अंदर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं। और क्योंकि आपने इस क्लास के इसमें एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है, तो आपको इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देता हूं। और अब मैं यहां से दो क्लासेस बनाता हूं फर्दर, एक बनाता हूं लाइन और एक बनाता हूं काऊ। अब इस लाइन मेथड के अंदर मैं ईट मेथड को डिफाइन कर देता हूं, यानी इंप्लीमेंट कर देता हूं। और इसके अंदर ईट मेथड के अंदर मैं लिख रहा हूं system.out.println लाइन ईट्स फ्लैश, और काऊ के लिए ईट मेथड को डिफाइन करूंगा मैं काऊ ईट्स प्लांट। और ये दोनों क्लासेस मैं इनहेरिट करवा देता हूं एनिमल क्लास से, इस तरह से। तो अब आप देखेंगे पहले वाले केस में मुझे लाइन क्लास के लिए भी ईट मेथड को डिफाइन करना पड़ रहा था और काऊ क्लास के लिए भी ईट मेथड को डिफाइन करना पड़ रहा था। स्लीप भी डिफाइन करने पड़ रहे थे लाइन के लिए, और काऊ के लिए भी स्लीप को डिफाइन करना पड़ रहा था। लेकिन अगर मैं इस अप्रोच को फॉलो करता हूं तो मुझे ईट तो लाइन के लिए भी डिफाइन करना पड़ता है और काऊ के लिए भी डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन स्लीप मुझे एक ही बार डिफाइन करना पड़ता है। अब मुझे लाइन और काऊ के लिए अलग अलग स्लीप मेथड को डिफाइन नहीं करना पड़ता। तो आपने देखा यहां पर मुझे रीयूजेबिलिटी मिली, छोटी सी मिली लेकिन मिली। तो अब मान लीजिए लाइन और काऊ ही नहीं, ऐसे मेरे जू में 20 जानवर हैं, 20 अलग अलग एनिमल हैं, तो उन सब का भी अगर स्लीपिंग पैटर्न एक है तो सोचिए मुझे कितना कोड लिखने से बच जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपनी जू में एक टाइगर को भी ले आया हूं और टाइगर का भी स्लीपिंग पैटर्न वही है, तो आई विल जस्ट क्रिएट अ क्लास टाइगर दैट एक्सटेंड्स एनिमल, यानी टाइगर को एनिमल का चाइल्ड बना दूंगा। टाइगर के लिए बस ईट मेथड को डिफाइन करूंगा, लेकिन स्लीप मेथड तो मैंने एनिमल में डिफाइन कर रखा है, तो वो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रूवमेंट है हमारी इनिशियल डिजाइन में, जिसमें हम लाइन और काऊ दो अलग अलग क्लासेस बना रहे थे। अब फर्दर देखते हैं, और भी अभी पॉसिबिलिटी है इस डिजाइन को, इस इनहेरिटेंस बेस्ड डिजाइन को इंप्रूव करने की। मान लीजिए हमारे जू में दो तरह के ही जानवर दिख रहे हैं मुझे, एक लाइन दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है जो दोनों के दोनों फ्लैश खाते हैं, और काऊ दिख रही है जो मुझे प्लांट्स खाती हुई नजर आती है। इसके साथ मेरे जू में कुछ और भी मान लीजिए एनिमल्स हैं। मैं एक गोट ले आया हूं, एक राइनो ले आया हूं, और एक बियर भी ले आया हूं। तो इनके भी कुछ अलग अलग ईटिंग पैटर्न है, लेकिन इन सबका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो मान लेते हैं एक ही है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम फटाफट यहां से इस तरह से इनहेरिटेंस करते जाएं, हर जानवर के लिए, हर एनिमल के लिए ईट मेथड को डिफाइन करते जाएं कुछ इस तरह से, और स्लीप मेथड को हम इनहेरिट कर लें एनिमल से। लेकिन इसमें अभी फर्दर इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। देखिए अभी मुझे ईट को कितनी बार डिफाइन करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 टाइम्स डिफाइन करना पड़ रहा है अलग अलग जानवरों के लिए। लेकिन इससे भी एक बेटर तरीका हो जाएगा अगर मैं यहां पर एनिमल क्लास को पहले की तरह एब्स्ट्रैक्ट बनाऊं। एनिमल इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसके अंदर स्लीप मेथड को एज इट इज डिफाइन कर दूं और ईट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट रखूं। और इस एनिमल से मैं दो क्लासेस डिराइव कर लूं। एक कर लूं क्लास जिसका नाम रखूं मैं कार्निवोरस, और एक क्लास बनाऊं जिसका नाम रखूं मैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स को खाते पीते हैं, और कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं।
तो मैं हर्बीवोरस और कार्निवोरस दो क्लासेस बनाऊंगा जो एनिमल से डिराइव होंगी, और कार्निवोरस के लिए ईट मेथड को डिफाइन कर दूंगा और हर्बीवोरस के लिए भी मैं ईट मेथड को डिफाइन कर दूंगा। क्योंकि कार्निवोरस सारे के सारे जानवर फ्लैश ही खाते हैं, तो मैं यहाँ पर ईट की डेफिनेशन में लिख सकता हूँ system.out.println ईट मीट। इसी तरह से हर्बीवोरस के केस में मैं लिख सकता हूँ system.out.println ईट प्लांट्स। और फर्दर जैसे मैं एक क्लास बना लेता हूं लायन, तो लायन को मैं डिराइव करता हूं कार्निवोरस से, टाइगर को भी मैं डिराइव करता हूं कार्निवोरस से, गोट बनाता हूं, गोट को मैं डिराइव करता हूं हर्बीवोरस से, और काऊ है, काऊ को भी मैं डिराइव करता हूं हर्बीवोरस से, और मान लीजिए हिप्पो भी है अगर मेरे पास कोई क्लास, यानी ये भी एक वेजिटेरियन ही होता है, तो उसे भी मैं हर्बीवोरस क्लास से डिराइव कर लेता हूं। और जो भी हैं आप अपने हिसाब से इनमें ऐड कर सकते हैं जानवर। तो अब देखिए भाई, अब मेरे पास अगेन ये 5 क्लासेस हैं। तो अब मैंने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं इसके लिए मुझे स्लीप तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लीप तो मैंने सबसे बेसिक क्लास जो टॉप मदर क्लास है उसके अंदर डिफाइन कर रखा है। तो स्लीप लाइन के अंदर जो स्लीप मेथड है वो कहां से आएगा? एनिमल क्लास से। लेकिन लाइन के अंदर जो ईट मेथड आएगा वो कहां से आएगा? कार्निवोरस से। तो लाइन के अंदर ना तो मुझे स्लीप मेथड को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, ना ही मुझे ईट मेथड को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। मैंने बस इतना कोड लिखा होगा, क्लास लाइन एक्सटेंड्स कार्निवोरस। और ये लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली स्लीप आ गया एनिमल से और ईट आ गया कार्निवोरस से। तो देखिए, अब अगर मेरे जू में कोई भी जानवर आता है, कल को मान लीजिए बियर आता है और बियर एक कार्निवोरस है, तो मैं जस्ट क्लास बनाऊंगा बियर और लिख दूंगा एक्सटेंड्स कार्निवोरस, और लीजिए बन गया। कितना कोड लिखने से बच गया। तो डेफिनेटली आप भी इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि ये जो हमारी थर्ड डिजाइन है ये सेकंड डिजाइन के ऊपर भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, और जो सेकंड डिजाइन है ये फर्स्ट डिजाइन के ऊपर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। तो आपने देखा किस तरह से स्मार्टनेस के थ्रू हमने इनहेरिटेंस का यूज करके अपनी क्लासेस के अरेंजमेंट को इस तरह से बनाया कि हमने अपने रीयूजेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर लिया। तो इस तरह की डिजाइन हमें आगे चल के जब हमारा करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह बनता है तो इस तरह की डिजाइन थिंकिंग हमें करनी पड़ती है, डिजाइन के बारे में सोचना पड़ता है और इस तरह से अपने डिजाइन को और क्लासेस को क्रिएट करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप सबको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा, कुछ ना कुछ सिखा के भी गया होगा। तो अगर ऐसा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, और अगर कुछ आपको लगता है इस लेक्चर में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ ऐसा टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी बात है इस लेक्चर में जो आपको समझ में ना आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।